हेलो गाइस। 15 अगस्त को गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा 11 क्रिमिनल्स को रिहा कर दिया जाता है जो कि एक सीवियर क्राइम कमिट किए थे। उन्होंने एक मुस्लिम महिला बिल्किस बानो का सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया था या गैंग रेप किया था। उनके परिवार के 7 सदस्यों को निर्मम रूप से मार दिया था। उसके बाद उनको उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन उम्र कैद 14 साल पूरा होते हुए उनको 15 अगस्त को इस साल गुजरात सरकार के द्वारा रिहा कर दिया गया है। अब इस पर जो विवाद होना था डेफिनेटली वो तय था, लेकिन हम लोग इसकी रियलिटी में बात करते हैं कि एक्चुअल में केस क्या था वास्तविकता में, और क्यों उनको रिहा कर दिया गया है, और क्या सच में उनको रिहा करना सही है या गलत है। चलिए इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। ये जो केस है गुजरात दंगों का है, जो कि कमिट हुआ था 2002 में। गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता दाहोद, गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट दाहोद, जहां बिल्किस बानो अपनी 5 मंथ एक्चुअली 5 मंथ प्रेग्नेंट थी और अपनी 3 साल बच्ची और अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। लेकिन ईद मनाने के लिए वो अपने घर 24 फरवरी को ईद मनाने के लिए अपने घर सिंघरौन में आई थी। और इसी के बाद एक इंसिडेंट होता 27 फरवरी को, जो कि अयोध्या से कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस से गुजरात आते हैं तो यस 6 और यस 5 में अचानक आग लगा दी जाती है, और जिससे कई कार सेवकों की मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से पूरे गुजरात में हर जगह में उसी के अगले दिन से ही दंगे होना शुरू हो जाते हैं, और ये दंगे कहीं ना कहीं बिल्किस के गांव तक भी पहुंच जाते हैं जहां वो रहती है। इसके वजह से वहां के लोग 10-10, 15-15 के ग्रुप बनाकर वहां से निकलने लगते हैं। इसी तरह बिल्किस भी अपने बच्चों, अपने हस्बैंड और अपनी मां के साथ वहां से निकल लेती है, मतलब अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल लेती है। लेकिन उनका जो ग्रुप होता है उसमें लगभग 15 लोग होते हैं, और जिनमें से उनके हस्बैंड एक दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं और बिल्किस और उनकी और जो फैमिली होती है वो दूसरे ग्रुप में होती है। ये भागते हुए एक आदिवासी गांव पहुंचते हैं और वहां पर ये अपनी जान की सुरक्षा के लिए कुछ दिन तक वहां पर ठहरते हैं। लेकिन वहीं पर लगभग 10 से 15 लोग, 20 से 25 लोग 2 जीप में भरकर आते हैं और वहां पर जितने लोग रहते हैं उनकी हत्या कर देते हैं। साथ साथ वहां से कुछ लोग तो भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को मार दिया जाता है। वहीं पर बिल्किस जो कि 5 मंथ प्रेग्नेंट होती है वो भाग नहीं पाती, साथ साथ उसकी मां और 3 साल की बच्ची, उनकी मां भी काफी ओल्ड होती है तो भी भाग नहीं पाती हैं। वो 15 लोगों में से लगभग 11 या 12 लोगों ने उस बिल्किस बानो के साथ साथ उनकी मां के साथ गैंग रेप किया और सबको मार दिया। उन्होंने सबको मरा जानकर वहां पर छोड़कर वो चले गए। लेकिन घंटों बाद या अगली सुबह जब बिल्किस को होश आता है तो वो जिंदा होती हैं। और जब वो जिंदा होती हैं तो उसी पर जब वो उनकी मतलब होश आता है उनको, तो उनके बदन पर बिल्कुल कपड़े नहीं होते हैं। वो एक आदिवासी फैमिली से वो कपड़े मांगती है और कपड़े पहनती हैं, और साथ ही बगल में उनको एक होम गार्ड दिखाई देता है जिसके पास वो जाती हैं और उसकी मदद से वो थाने में जाती हैं। उस थाने का जो नाम होता है वो होता है लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन। वहां पर जाती हैं, वहां का जो इंचार्ज होता है सोम सिंह, उनको ये सारी अपनी कहानी बताते हैं कि इनके साथ साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन सोम सिंह इनकी कहानी को जिस तरीके से उन्होंने एक्चुअल में अपनी स्टोरी बताई सही से उस तरीके से ना लिखकर थोड़ा गलत तरीके से लिखा, और साथ ही साथ जब इनकी मेडिकल चेकिंग हुई तो भी उस तरीके से बेहतर ढंग से ना हुई। इनकी मेडिकल में भी उन क्रिमिनलों को ऑलरेडी बचाने की कोशिश की गई, मतलब पुलिस वाले ने भी एक हिसाब से गलत किया, साथ साथ जो हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने गलत तरीके से इनकी जो पूरी ओवरऑल चेकिंग थी वो की, और साथ साथ गलत तरीके से अपनी रिपोर्ट बनाई। और बाद में क्या हुआ, पुलिस वालों ने इनका केस जो था वो खारिज कर दिया, क्योंकि बताया कि उस तरीके से प्रूफ या उस तरीके से कोई रियलिटी इस केस में नजर नहीं आती है, ये भीड़ का एक दंगा कह सकते हैं। इसी बेस पर उनका केस खारिज कर दिया जाता है। लेकिन बिल्किस यहीं पर शांत नहीं बैठती हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ती हैं, ह्यूमन राइट कमीशन जाती हैं, साथ साथ और उच्च न्यायालय में जाती है, और फाइनली ये जो केस होता है वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में केस में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ ये बात सही है, और सुप्रीम कोर्ट इस पर सीबीआई जांच का आदेश दे देती है। सीबीआई कई दिनों तक, कई महीनों तक अपनी जांच करती है और उन लाशों को जिनके साथ मारी गई थी उनको फिर से मतलब जहां पर दफनाया गया था वहां से निकलवाती है, उनका रीचेक होता है, फिर से मेडिकल होता है। मेडिकल में ये बात सामने आती है कि बिल्किस ने जो बात बताई थी वो बिल्कुल सही थी, वाकई में उनके साथ गैंग रेप हुआ था और उनके बाकी जो फैमिली मेंबर थे उनको ब्रूटली तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी। तो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, तो सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 18 लोगों को इस मामले में दोषी पाया, जिनमें से 11 लोगों को उम्र कैद की सजा हो जाती है जिन्होंने एक्चुअल में उनके साथ गैंग रेप किया था या उनके साथ ब्रूटली उनके परिवार वालों की हत्या की थी। 7 लोग बाद में छूट जाते हैं, लेकिन इन 11 लोगों को उम्र कैद की सजा हो जाती है, और जो कि उस समय से आज तक उम्र कैद की सजा काट रहे थे। ये सजा होती है 2008 में। एक्चुअली केस होता है 2002 का, लेकिन 6 साल इस तरीके से केस बाय केस चार्ज और जो इन्वेस्टिगेशन वो चलती रहती है, और 2008 में फाइनली इनको सजा दिया जाता है, और इस सजा के तहत इनको उम्र कैद की सजा दी जाती है, और ये अब तक सजा काट रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, अच्छा ये जो सजा जिन 11 लोगों को सजा हुई थी उनमें
कई बार इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं, लगभग 5 से 7 बार रिव्यू पिटीशन डाली, लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सजा को बरकरार रखा। लेकिन इस बार उसमें से एक व्यक्ति ने फिर से रिव्यू पिटीशन डाला अपनी सजा को माफ करवाते हैं और यह कहा कि हम 14 साल से लगभग सजा काट ही रहे हैं, तो हमको अब उस केस के लिए माफ कर दिया जाना चाहिए। तो ये जब सुप्रीम गुजरात सरकार के पास गया तो गुजरात सरकार ने इस पर्टिकुलर मैटर को सीधा सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया और यह कहा कि इनको सजा सुप्रीम कोर्ट से हुई थी, तो कहीं ना कहीं इनकी माफी भी सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए। आपको बता दूं हमारे संविधान में आर्टिकल 72 और साथ साथ 143, आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है, 143 गवर्नर स्टेट के गवर्नर को ये पावर देता है कि किसी भी क्रिमिनल को सजा को कम कर सकती है और साथ साथ उनकी सजा को माफ कर सकती है। और साथ साथ सीआरपीसी की एक धारा है जो मैं आपको बता देता हूं, सीआरपीसी की धारा 432 जो स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट देता है किसी की सजा को कम कर सकती है या किसी को छोड़ सकती है, 14 ईयर बाद किसी को भी वो एक्वाइट कर सकती है, छोड़ सकती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये गुजरात गवर्नमेंट ने इसको भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसको भेजा कि ये क्राइम ऑलरेडी कमिट हुआ था गुजरात में, तो इनको छोड़ने का जो फैसला हो गुजरात सरकार अपने तरीके से डिसाइड करें कि इनको छोड़ना या नहीं छोड़ना। और फाइनली 15 अगस्त को गुजरात गवर्नमेंट इन 11 दोषियों को छोड़ देती है। आपको बता दूं हर किसी बड़े ओकेजन पर जब किसी बड़े नेता का या बड़े हमारे क्रांतिकारी का बर्थडे या उनकी जयंती पड़ती है तो ऐसे बड़े काम या बड़े जो कहीं ना कहीं जेलों में कैदी हैं उनको रिहा किया जाता है। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने जब इनको 15 अगस्त को आजाद कर दिया इन 11 कैदियों को, तो उन्होंने एक्चुअली इसमें केस ये जो पॉलिसी जिसके तहत छूट दी जाती है माफी पॉलिसी है 2014 में इसमें एक संशोधन किया गया था। मैं आपको बता दूं 2014 में यह संशोधन हुआ था कि किसी भी रेपिस्ट को किसी भी सीवियर क्राइम वाले क्रिमिनल को कभी भी उनकी सजा को ना तो कम किया जा सकता है ना तो उनकी सजा को माफ किया जा सकता है ना तो कभी भी उनको रिहा किया जा सकता है। या तो 2 से ज्यादा मर्डर किए हो या तो रेपिस्ट हो या किसी के मर्डरर हो या कोई ऐसा बड़ा हीनियस क्राइम किए हो उन तरीके के कैदियों को हम कभी भी रिहा नहीं कर सकते हैं। और ये जो कैदी थे ऑलरेडी 7 लोगों के मर्डर का केस इन पर सिद्ध हुआ था, साथ साथ गैंग रेप का भी क्राइम इन पर प्रूव हुआ था। तो इनको गुजरात सरकार छोड़ देती है। छोड़ने के पीछे लॉजिक गुजरात सरकार ने यह बताया कि इनको जो सजा हुई थी वो 2008 में हुई थी और ये जो बदलाव आए हैं 2014 में आए हैं, ये जो माफी पॉलिसी है। तो 1992 में इससे पहले जो माफी पॉलिसी थी उसमें किसी भी कैदी को छोड़ने के लिए किसी भी पार्टिकुलर किसी तरीके का स्टेटमेंट नहीं था, उसमें बिल्कुल किसी भी तरीके से माफ कर सकते, उसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं था कि किसको छोड़ना चाहिए किसको नहीं छोड़ना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के विवेक पर था कि वो किसको छोड़ती है किसको नहीं छोड़ती है। तो जब गुजरात गवर्नमेंट ने इनको छोड़ा तो उस पर स्टेटमेंट ये दिया कि इनको सजा 2008 में हुई थी और इन पर जो माफी पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है वो 1992 वाला इंप्लीमेंट होता है और उसके तहत हम इनको छोड़ रहे हैं, क्योंकि 2014 में जो संशोधन हुआ उसके तहत किसी भी रेपिस्ट को छोड़ा नहीं जा सकता या किसी भी सीवियर क्राइम कमिट किए हुए क्रिमिनल को छोड़ा नहीं जा सकता है। और साथ ही बता दो अभी होम मिनिस्ट्री में हाल ही पिछले मंथ में गाइडलाइन जारी की थी जिसके तहत हर राज्य को नोटिस दिया गया था कि वो अपने स्टेट में किसी भी ऐसे क्रिमिनल को माफी नहीं देंगे या इस 15 अगस्त को किसी भी ऐसे क्रिमिनल को नहीं छोड़ेंगे जो कहीं ना कहीं रेपिस्ट हो या कहीं ना कहीं बड़े क्राइम को उन्होंने कमिट किया हो। और गुजरात में खुद 11 लोगों को छोड़ा, लेकिन उसको छोड़ने की नीति जो थी वो 1992 बताई जा रही है। अब इस पर आप अपना पूरा एक स्टेटमेंट या रिव्यू तैयार कर सकते हैं कि वाकई में इनको छोड़ना था या नहीं छोड़ना था। ये पूरा ब्रीफ केस था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यही नहीं, जब आरोपी छूट कर आते हैं तो उनका स्वागत फूल मालाओं के साथ किया जाता है, साथ साथ मिठाइयां खिलाई जाती हैं और उनके फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। इस तरीके की घटना उनके छूटने के बाद उन ऐसे सीवियर क्रिमिनल के छूटने के बाद किया जाता है। और इनको जो छोड़ा गया ऑलरेडी 1992 के रेमिटेंस या माफी नीति जो है उसके तहत इनको छोड़ा गया। तो ये पूरा केस आपको समझ में आया होगा। आप इस पर आप अपना पर्टिकुलर रिव्यू बना सकते हैं कि उनको छोड़ना चाहिए था या नहीं छोड़ना चाहिए था। डेफिनेटली ये क्राइम जो है बहुत ही हीनियस था और जो कि प्रूवन था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया था और एक्सेप्ट किया था, कहा कि इन्होंने क्राइम किया है। अच्छा, 18 लोगों में एक बात और आपको बता दूं कि वो पुलिस वाले भी थे जिन्होंने केस को उलटने की कोशिश की थी या ना लिखने की कोशिश की थी। साथ साथ वो मेडिकल ऑफिसर्स भी थे जिन्होंने मेडिकल को गलत तरीके से रखा था, गलत तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो आई होप ये पूरा न्यूज आपको समझ में आएगा। आप अपना पर्टिकुलर रिव्यू आप तैयार कर सकते हैं कि इनको छोड़ना था या नहीं छोड़ना था। थैंक यू गाइज।